नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज बात करेंगे द वर्ल्ड दिस वीक के इस शो में, इस प्रोग्राम में, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का डेलीगेशन भारत सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा है, उसके क्या मायने हैं, का क्या मकसद है और वो कहां तक अपने इस मुहिम में कामयाब होगा। और दूसरा, अभी हाल में डी.एस. सुब्बा राव कमेटी ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि हमें सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट पैटर्न में भर्ती करने के तौर तरीके में कुछ बदलाव करने चाहिए। बात करेंगे हम अपने फैकल्टी हेड पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस अभिषेक सर से। अभिषेक, आपको याद होगा जब श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में अटल जी की अध्यक्षता में भारत का एक शिष्टमंडल वहां भेजा था अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। उस समय भी बड़ी चर्चा थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने उस समय भी एक राइट विंग पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और अब तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में एक कदम और आगे बढ़ते हुए तमाम सांसदों का दल विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में भेजा है, मल्टी पार्टी ये डेलीगेशन है। तो ये क्या है और इसका मकसद क्या है इस मुहिम का, और इसमें हमें कहां तक आपको लगता है कि सरकार का कामयाबी मिलने की एक अच्छी कोशिश, एक पहल है? थैंक यू सर। जहां तक सर ये ऑल पार्टी डेलीगेशन या जिसको आप मल्टी पार्टी डेलीगेशन कहते हैं, इस पर जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, जो भेजा गया, ये एक्चुअली में जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो सरकार ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश की, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसके बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो अभी गवर्नमेंट का ये है कि एक तो इंडस वाटर ट्रीटी से हम पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दें, जिससे कि वहां की पब्लिक गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करे कि नहीं, अब आपको इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। फिर हमने मिलिट्री एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और दुनिया भर में जाकर के पाकिस्तान की हम पोल पट्टी खोलेंगे कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, मतलब किस तरीके से वो टेरर फंडिंग करता है, टेरर को सपोर्ट करता है, दुनिया को हम बताएंगे। हाँ, एक टेरर शेल्टर के रूप में कैसे काम, जैसे टेरर हेवन कंट्रीज के फॉर्म में वो जैसे काम करता है, जैसे टैक्स हेवन है वैसे टेरर हेवन। और खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड को तो बिल्कुल ही बताएं, जैसे टर्की एंड ऑल बड़ा साथ देते हैं ना पाकिस्तान का, तो वहां जा करके उनको बताया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी तरीके से 7 अलग अलग विंग्स बनाए हैं और एक सांसद को लीड करना है और उस सांसद के अंदर नंबर ऑफ सांसद हैं। तो एक तरीके से ये डिप्लोमेटिक मूव है। और हम अलग अलग देशों में जाकर के, जैसे फॉर एग्जाम्पल रविशंकर प्रसाद जी हो गए, सांसद हैं, संजय कुमार झा हैं, वो सांसद है, शशि थरूर हैं। अभी शशि थरूर का बयान भी बड़ा चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का गांधी का भारत जो है अब दूसरे गाल को आगे नहीं रखेगा, है ना। तो कांग्रेस हालांकि उनसे बड़ा नाराज भी है कि दुनिया भर में जाके ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उदित राज ने तो कह दिया कि वो बीजेपी के चमचे काफी, मतलब उस पर बवाल भी हो गया। हालांकि हम लोग को ये सोचना चाहिए कि शशि थरूर बीजेपी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, और क्या, भारत के प्रवक्ता के रूप में, भारत का प्रतिनिधि और भारत के नागरिक होने के नाते भारत के लिए कह रहे हैं। और नेशनल इंटरेस्ट में तो हम सबको एक होना चाहिए। जैसे आप देखिए ओवैसी साहब को गए, कतर में गए और उन्होंने क्या धोया। मैं तो ओवैसी साहब का बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ, और जब से उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो खुलकर स्टैंड लिया है और जिस तरीके से बातें कही हैं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ओवैसी साहब से बहुत प्रभावित हुए होंगे उनके पहलगाम हमले के बाद और कलेवर को देख। बिल्कुल, ये नया एकदम बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब ओवैसी जी को माना जाता है कि इंडिया की राजनीति में एक वर्ग विशेष, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसका ही वो ज्यादा मैटर उठाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया और जैसे उन्होंने पाकिस्तान को धोया है और इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने जो सपोर्ट किया है, इस पर उनकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए कि कतर में जा करके उन्होंने जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वहां के जो आप तो मार्शल हो गए हैं, फील्ड मार्शल हो गए हैं,
दोनों लोगों वसीम को, मुनीर। आसिम मुनीर, दोनों को स्टूपिड जोकर कह दिया कि वो कोई एक फोटो दिखा रहे हैं चाइना की, वो फोटो थी, उसको दिखा के कह रहे हैं कि देखिए हमने भारत को धो डाला। और अभी जो है 28 मई को सर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे आपके अजरबैजान, वहां के नेशनल डे पर, और वहां पर वो इंडिया को जा करके ब्लेम कर रहे हैं कि भारत ने जो है अटैक कराया सब। वो ये कह रहे थे कि फजर की नमाज के बाद हाँ, हमने सोचा था हमला करने के लिए, भारत ने पहले भारत कर ने दिया। ही एक तरीके से उन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारी फौज हमला कर दिया। एक तरीके से नाकाम रही हाँ, हमला कर। और ब्रह्मोस का उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मोस बड़ा, भैया हम डरते हैं ब्रह्मोस से, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मोस आ गया। अटैक कर दिया। तो कुल मिलाकर के इंडियन गवर्नमेंट का ये एक सर डिप्लोमेटिक मूव था कि हम पाकिस्तान को जो है एक तरीके से पूरी पोल पट्टी खोले पाकिस्तान की अलग अलग देशों में जा करके। पर सर मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता था मूव, जैसे मतलब इस डेलीगेशन को, इस मूव को उतनी सक्सेस मिली नहीं सर। रीजन है इसके पीछे, रीजन ये है कि मेरा मानना है कि इस पूरे डेलीगेशन को जो एक एक बनाया गया था, विंग बनाया, 7 अलग अलग विंग बनाए उन्होंने, इसको लीड करवाना चाहिए था किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू, जिससे एक प्रोटोकॉल फॉलो हो जाता। और जब ये किसी कंट्री में जाते तो वहां एक प्रोटोकॉल फॉलो होता, स्टेट। हाँ, अभी क्या है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं और कौन आपसे मिल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट आपको कहाँ भेजे, कहाँ वही हाँ, हाँ, के साथ डेलीगेशन मिले बस हाँ। तो मतलब प्रेस मीडिया में आप चले गए, आपने वहां जाकर के बातचीत कर ली और पाकिस्तान को आपने बता दिया कि वो ऐसा देश है, ये ऐसा देश है, मतलब वो उतना सक्सेस मुझे लगता है कि इसको मिल नहीं पाया। अगर ऐसे किया होता तो शायद थोड़ा और सक्सेस मिल सकता, बेहतर हो जाता। बिल्कुल ठीक। तो ये डेलीगेशन का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में आपका क्या सूचना और जानना और कहना है? ये जो सर अभी मैटर हाईलाइट हुआ है, एक्चुअली में आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर रहे टी सुब्बा राव साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू इन्होंने दिया, उसमें जो उसका हेडलाइन रहा वो था यूपीएससी नीड्स रिफॉर्म 2.0 ऐसे करके। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हम लोग अपना एग्जाम दिया करते थे आज से 50 साल पहले, उन्होंने बोला, तब हमारे पास 2 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे। अभी क्या है कि अभी आप 32 ईयर्स तक एक जनरल कैंडिडेट दे सकते हो, और फिर रिजर्वेशन के हिसाब से तो उसको आप देख ही सकते हैं, और 6 अटेम्प्ट हैं जनरल कैंडिडेट। मुझे भी याद है सर, जब मेरा था तो 4 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे 30 साल तक की। तो उनका ये कहना है कि जो रिजल्ट आया, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो तो वेल एंड गुड है भाई, अच्छी बात है, सक्सेसफुल हो गए। जो नहीं हुए अब वो क्या करेंगे भाई? तो उन्होंने भी तो एक मतलब काफी इन्वेस्ट किया है ना, बट दे कुड नॉट मेक फाइनल लिस्ट, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज सब लगाया। तो उनका ये कहना है कि यूपीएससी को 2 रिफॉर्म करने चाहिए। एक रिफॉर्म ये है कि एक तो आप अटेम्प्ट्स रिड्यूस करिए, और दूसरा ये अपर लिमिट को आप कट करिए 27 तक लेके आए, यानी एज लिमिट कम करिए, और अटेम्प्ट भी कम करिए, अटेम्प्ट कम करिए और 27 मैक्सिमम, अपर लिमिट 27 करिए। एक रिफॉर्म उन्होंने और कहा है, उन्होंने कहा है कि एनुअल एंट्री प्रोफेशनल्स की एट द एज ऑफ 40 to 42 लीजिए, जो कि लैटरल एंट्री जो होती है सर हमारे क्या, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो एक डायरेक्ट एंट्री आप आईएएस में ले लीजिए, जो प्रोफेशनल्स हैं 40 और 42 के रेंज के बीच में। इससे ये है कि उनका ये मानना है कि बच्चे छोड़ नहीं पाते इस पूरी प्रोसेस को, उनको लगता है कि हमने इसमें टाइम, मनी, एनर्जी लगा रखा है। तो ये लेटरल एंट्री से ये एंट्री कैसे अलग होगी? अब इस पर तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बात बोली नहीं है, बस ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग फील्ड में, उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज में आईएएस में आ सकते हैं। अभी क्या है, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटरल एंट्री करा लेती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो उनका ये मानना है कि जो प्रोफेशनल्स, उनका एक एग्जाम करा करके आप डायरेक्ट आईएएस बना दीजिए 40 साल की एज में। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फाइनली प्री नहीं निकला या मेंस नहीं निकला या फाइनली फिर इंटरव्यू नहीं निकला, तो अगर उनके पास एक टाइम स्पैन रहेगा तो वो कुछ और भी चीज कर सकते हैं, कहीं और एक्सेल कर सकते हैं। अभी सामाजिक दबाव की वजह से वो इस फील्ड को छोड़ नहीं पाते, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। उनको लगता है इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार। हाँ, ये अपने आप में एक ऐसा जाल है कि हाँ, अगर प्री मेंस इंटरव्यू में आप कहीं फंसे, हाँ, तो फिर हर बार लगता है कि इस बार की जो टॉपर है आपकी, उनका 6th अटेम्प्ट, हाँ, उनका देखिए, उनका फर्स्ट 3 में प्री नहीं निकला था। तो ये भी एक है कि भाई अब आप 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो एज आप इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपके लाइफ का सबसे प्रेशियस एज होता है, दैट इज द यंग एज, कंस्ट्रक्टिव एज ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो उसको आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप लेकर के जा रहे हैं और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं।
एट द एंड हुआ भी नहीं। तो ये है कि इस तरीके की रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है यूपीएससी में होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ही होता ही था। मतलब पहले उनका ये कहना था कि जब हमने दिया तो उन्होंने ये कहा जब हमारा टाइम था तो हमने तो 2 ही अटेम्प्ट हम लोगों को मिलते थे, तो जब 2 अटेम्प्ट उस समय था तो अभी भी लिमिट कर सकते हैं अटेम्प्ट और एज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट पैटर्न में बदलाव और सुधार की जरूरत है, होता भी रहा है बीच और बीच में हमेशा, होता रहा है और होते रहना चाहिए। रिफॉर्म इज ऑलवेज एन ऑनगोइंग हाँ प्रोसेस। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए, जिसमें हमारे सारे अलग अलग विषयों के, क्षेत्रों के, जीवन से अलग अलग जो अपने ख्याति प्राप्त लोग हैं उनकी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति हाँ, बने उसको थोड़ा सा रैशनल बनाया जाए और वो विचार करके अपने सुझाव और संस्तुतियां भारत सरकार को दे, और फिर ये होना चाहिए कि हम कैसे अपनी सिविल सेवा को विश्व की बेहतरीन प्रतिस्पर्धी सेवाओं में और जो युवा ताकत है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्टिवली शुमार कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर किसी विषय पर हमारा द वर्ल्ड दिस वीक का प्रोग्राम खासतौर पर चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपसे जरूर जुड़ेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग, अपना प्रोत्साहन हमारे इस प्रोग्राम को देंगे। देखते रहें द वर्ल्ड दिस वीक। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।